आज हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वर्ड आप जानते हैं, टाइम वर्ड आप जानते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? मैं समझाने की कोशिश करता हूं ये टॉपिक जीएसटी लॉ में क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जिसे मान लीजिए, सपोज करिए हम बात करते हैं जीएसटी जमा कराने की। तो जैसे जो जीएसटी हमें जमा कराना होता है ना, उसकी एक ड्यू डेट होती है कि जिस भी महीने आपने सप्लाई किया उसके अगले महीने की 20 तारीख तक आप जीएसटी को जमा करा दीजिएगा। मतलब लेट से आपने सप्लाई किया अप्रैल में, तो आपको जीएसटी सरकार के पास 20 मई तक जमा कराना है। मई में सप्लाई किया, 20 जून तक सप्लाई आपको जीएसटी जमा कराना है। जून में किया, 20 जुलाई एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो आपको क्वार्टरली जमा कराना है। क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तक आपको जमा कराना है, 18 तारीख तक, यानी अप्रैल मई जून का जीएसटी 18 ऑफ जुलाई तक जमा कराना है। जुलाई अगस्त सितंबर का जीएसटी 18 ऑफ अक्टूबर तक आपको जमा कराना है एंड सो ऑन। बात यह आती है कि सर जैसे मान लीजिए गुड्स की बात करते हैं। अब आपने क्या किया, गुड्स का किसी को आज ऑर्डर दिया, आपको गुड्स खरीदने थे, उसने आपसे ऑर्डर लिया, उसने ऑर्डर को 2-4 दिन लगाए, प्रोसेस किया, प्रोसेस करके आपका गुड्स रेडी हुए, आपको बुलाया, चेक कर लीजिए सर, आपने चेक कर लिया, सेटिस्फाई हो गए, बिल काटा, बिल काटने के बाद गुड्स उसने अपने यहां से रिमूव करे और फिर उसके कुछ दिन बाद आपकी फैक्ट्री में पहुंच गए। यानी हो सकता है कि पूरा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो। उसके बाद और भी हो सकता है कि जब गुड्स आ गए तब आपने पेमेंट करा। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हो, तो आपके और उसके बीच का टर्म है। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा नमक मसाला लगा दूं, आपने गुड्स का ऑर्डर दिया अप्रैल में, गुड्स तैयार हो गए 25-30 अप्रैल तक, लेकिन फैक्ट्री में रिमूव हुए, फैक्ट्री से निकले उसके मई में, आपको मिले जून में। बड़ा इंडिया के बहुत लंबी जगह पे जाना था, निकले 25 मई को, मिले 3 जून को। हो सकता है यस और नो। और आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं, नॉर्मल स्कीम में आपको जीएसटी जमा कराना है, जो सप्लायर है वो जमा कराएगा जीएसटी। अब सप्लायर कंफ्यूज है सर कि मेरी ड्यू डेट क्या होगी जीएसटी जमा कराने की। मैं इसकी सप्लाई कब की मानूं? जब ऑर्डर मिला था तब अप्रैल की मानूं, कि जब मैंने डिस्पैच किया मई की मानूं, कि जब उसको मिल गए जून की मानूं, कि लेट से उसने पेमेंट हमको जुलाई में किया तब की मानूं? क्योंकि जबकि मानूंगा सप्लाई, उसके अगले महीने की 20 तारीख तक हमें जमा कराना है। अगर अप्रैल निकलेगा तो 20 मई, मई निकलेगा तो 20 जून। कंफ्यूजन है कि नहीं? इतने सारे डेट्स इन्वॉल्व हैं, कब की माने? लॉ मेकर ने कहा परेशान ना होइए सर, इसीलिए हम टॉपिक लेके आए टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई आपको एक डेट निकालने में मदद करेगा, एक डेट, महीना, साल, पूरा एक डेट निकाल देगा। वो डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई, उसके हिसाब से आपकी ड्यू डेट निकलेगी। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई अगर अप्रैल की निकली तो 20 मई तक आपको टैक्स जमा कराना है, मई की निकली तो 20 जून तक। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंस सुन लो, मान लो हमने जब गुड्स सप्लाई करे तब उसकी वैल्यू अलग थी, अप्रैल में जब बात हुई, मई तक उसकी वैल्यू मार्केट में चेंज हो चुकी थी, जून में जब उसको मिले तब अलग वैल्यू थी। मान लो गोल्ड सोना बेच रहे थे, चेंज हो सकती है, यस और नो? हमें सवाल 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 ये आता है साहब, किस वैल्यू पे जीएसटी लगाए, अप्रैल की वैल्यू पकड़े, मई की जून की? लॉ मेकर कह रहे परेशान ना होइए सर, जो टाइम ऑफ सप्लाई निकला है उस दिन की जो वैल्यू थी उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। तीसरी चीज सुनिए, मान लीजिए जैसे सपोज करिए ब्यूटी पार्लर सर्विसेज पे 18% जीएसटी लगता है, ठीक है ना, 18% उस पर। अब मान लीजिए आप लैक्मे में बैठे हैं और आप अपना फेशियल करा रहे हैं, 18% जीएसटी, जो पैसे लैक्मे वाला कह रहे 5,000 लेंगे प्लस 18% जीएसटी, प्लस जीएसटी, मतलब फेशियल करा रहे हैं, आधा फेशियल हो पाया था तब तक निर्मला जी ने एक जीएसटी कॉन्फ्रेंस करी, टीवी चल रहा था, और निर्मला जी ने कहा अब से ब्यूटी पार्लर में, इमीडिएट इफेक्ट से ब्यूटी पार्लर में रेट बढ़ा करके 28% हो गया। मान लो आधे काल में हो चुका था, आधे में बचा था ना, ऐसे ही मान लेते हैं। सवाल आता है जीएसटी कितना लगा है? वो ब्यूटी पार्लर वाली ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, आपको जानती थी कि आप सीएस हैं, आपसे कह रही मैडम मैडम, यस सर सर, कितना लगेगा जीएसटी? हमने कहा दत्त तेरे की इतना नहीं पता हमको, हमें इतना पता है क्या?
भाई 18 लगाएं कि 28 लगाएं कि आधे पे 18 लगाएं कि आधा फेशियल हो चुका था और बाकी आधी क्रीम बाद में थोपी गई है, लगाई गई है। कंफ्यूजन है कि नहीं? निर्मला जी परेशान मत होइए, टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, एक डेट निकलेगी, उस डेट पे जो इफेक्टिव रेट होगा वो लग जाएगा। दैट मीन्स जब भी कभी अगर रेट में चेंज आए या ड्यू डेट निकालनी हो, कब तक जमा करना है, या वैल्यू किस दिन की पकड़नी है, उन सबके लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ती है, एक डेट निकलती है। और टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही 5-5 नंबर के। देखिए कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पकड़ के चलिए कि हर इसके एक टॉपिक से किसी भी अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होता जल्दी की स्किप हो जाए कोई क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये करेगा क्या, ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सिखाएगा। आमतौर पे 4 केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग निकालना सीखेंगे। सर 4 केसेस मतलब, एक सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में कैसे निकलती है, एक सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में कैसे निकलती है। फर्क समझते हैं? फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर जीएसटी जमा करता है, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट, तो फॉरवर्ड चार्ज की अलग समझेंगे, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट बैठ के निकाल रहा होगा उसकी अलग तरीका है। एक सीखेंगे वाउचर्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलती है। अब वाउचर्स होते क्या है वो आपको जब वाउचर्स पढ़ाऊंगा तब उसकी डिटेल बोलूंगा। और एक बचे हुए इंस्टेंसेस सीखेंगे, एक और भी है इंटरेस्ट लेट पेमेंट, वो मैं आगे कवर करूंगा। अच्छा इसमें भी अगर मैं बात करता हूं, टोटल मैं आपको 3 सेक्शंस पढ़ाऊंगा, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, बट नॉट ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट के तो 12-13 आपको पता है प्लेस ऑफ सप्लाई के, इसमें आप जानकार बन चुके हैं। तो सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस की बताता है, गुड्स की। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज की बताता है, और सेक्शन 14 गुड्स और सर्विस दोनों की बताता है अगर रेट में चेंज हो तो। रेट में चेंज हो तो 14 बताता है, रेट में चेंज नहीं हुआ है तो गुड्स है तो 12, सर्विस है तो 13, रेट में चेंज हुआ है तो ना 12 ना 13, 14। और अधिक जानकारी पढ़ाते पढ़ाते आपको देता चलूंगा। समझ पा रहे हैं, फिजा समझ गए क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलिए, टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है सर? टाइम ऑफ सप्लाई इनेबल्स अस टू डिटरमाइन रेट ऑफ टैक्स, क्या रेट पे टैक्स लगने वाला है, 18 लगेगा, 28 लगेगा, 5 लगेगा, क्या इफेक्टिव रेट है सर, वैल्यू क्या पकड़ेंगे, किस दिन की पकड़ने वाले, ड्यू डेट्स कैसे निकलेंगी, तो ये सब टाइम ऑफ सप्लाई हमें मदद करता है। सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड्स टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 प्रोवाइड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 प्रोवाइड टाइम ऑफ सप्लाई both of goods and service when there is change in rate of tax, when there is change in rate of tax। एंड इन तीनों ही सेक्शंस में, या 12 और 13 की बात करें मोटा मोटा, 12 और 13 में टाइम ऑफ सप्लाई जो गुड्स की पढ़ेंगे या टाइम ऑफ सप्लाई जो सर्विस की, उसको बेसिकली 4 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज की, एक पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज की, एक पढ़ेंगे वाउचर की, और एक ऑल अदर इंस्टेंसेस की। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 12 पढ़ूंगा, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ूंगा गुड्स की, वो भी चारों केसेस में, फॉरवर्ड, रिवर्स, वाउचर और अदर इंस्टेंसेस, रेसिडुअल केसेस भी इसको हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले किसकी पढ़ें? फॉरवर्ड की। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की, सेक्शन 12, वो भी फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 12 covers time of supply of goods as mentioned above under forward charge, reverse charge, voucher and all the instances, जिसमें सबसे पहले हम आपको फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की, सेक्शन 12 फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई कौन निकाल रहा होगा बैठ के? सप्लायर की रेसिपिएंट? सप्लायर, जीएसटी जमा कराने जिम्मेदारी उसकी, सप्लायर निकाल रहा होगा। लॉ मेकर क्या कहता है, बहुत ध्यान से कह रहा सर, द प्रोविजन with respect to time of supply of goods under forward charge mechanism, ब्रैकेट अभी 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, कह रहे हैं सर, कैन बी डिपिक्टेड एज अंडर द टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। कह रहे 2 डेट हम आपको बता रहे हैं, 2 में जो पहले आएगी, हमने कहा 2 डेट क्या है, कह रहा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। हमने कहा मतलब बताइए, जिस दिन आपने इनवॉइस काटी, इनवॉइस में डेट पड़ी होती है ना, या जिस दिन इनवॉइस काटनी चाहिए थी, दोनों में जो पहले आएगी वो होगी तुम्हारी टाइम ऑफ सप्लाई। फिर से समझिए,
मान लीजिए आपने गुड्स सप्लाई करे और आपने बिल काटा 15 मई 2025 को, लेकिन ड्यू डेट के हिसाब से आपको बिल काटना चाहिए था 5 अप्रैल 2025 में। तो टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों में जो पहले आएगी वो होगी कौन सी? 5 अप्रैल। सर ये तो बताओ ड्यू डेट का मतलब क्या है, हमें बिल कब तक काटना चाहिए ये तो सिखा दो सर। क्या बेटा? सर देखो लॉ में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में जब बिल काटा या जब बिल काटना चाहिए था, दोनों में जो अर्लियर है। अब ये तो हमें पता ही नहीं कि बिल कब तक काटना चाहिए, तो इसको पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बिल कब तक कट जाना चाहिए गुड्स के केस में, वो बताता है आपका सेक्शन 31। कहां चला गया? ये रहिए, आइए। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स? यानी अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई से थोड़ी देर के लिए बाहर आए, ये पढ़ाने के लिए कि गुड्स अगर आप बेचते हैं तो बिल आपको कब तक काट देना चाहिए। बिल काटने का भी तो टाइम लिमिट है, ऐसा तो नहीं आज गुड्स बेच दिए बिल काट रहे हैं 2 महीने बाद। बिल काटने का क्या टाइम लिमिट? सर्विसेज का अलग पढ़ेंगे, अभी गुड्स का पढ़ें। द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स बताता है सेक्शन 31 सब सेक्शन में। तो फिर 12 क्या बता रहा था? सेक्शन 12 क्या था? वो टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। 31 टाइम ऑफ सप्लाई नहीं था, 31 जा रहा है बिल कब तक कटना चाहिए। और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि 12 में लिखा है कि जब बिल काटा या जब बिल कटना चाहिए, दोनों में जो अर्लियर हो, तो बिल कब तक कटना चाहिए ये पढ़ना पड़ेगा। बिल कब तक कटना चाहिए, अलग अलग केसेस। पहला केस where the supply involves movement of goods on or before removal of the goods। मैं समझाता हूं हिंदी में इसका मतलब। मान लीजिए मैं गुड्स बेच रहा हूं और मेरी फैक्ट्री है कानपुर में, आपको गुड्स खरीदने हैं, आपने हमको ऑर्डर दिया कि सर मुंबई में हमको गुड्स चाहिए, हमने कहा ठीक है। हमने अपनी फैक्ट्री से कानपुर से गुड्स निकाले आपके यहां मुंबई पहुंचाने के लिए। अब बिल कब तक मेरे को काटना होगा, लीगली कब तक कट जाना चाहिए? लॉ मेकर कह रहे हैं जब आपने अपने यहां से निकाले ऑन और बिफोर दैट डेट, मतलब उस समय या उससे पहले तक बिल कट जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से माल निकला, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने पकड़ लिया, बिल नहीं था, तो माल कॉन्फिस्केट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि अभी बिल काटने ही जा रहे थे, क्योंकि बिल काटने की टाइम लिमिट क्या है? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। तो फैक्ट्री से निकालने से पहले, रिक्शे में लादने से पहले, ट्रक में लादने से पहले बिल कट जाना चाहिए। समझ में आया? तभी वो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो भी बिल की कॉपी रखता है। और आजकल तो ई इनवॉइस है, ई वे बिल है, इन सब पे और आगे जब आएगा तब बात करेंगे। अभी नॉर्मल इनवॉइस की बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन सा पैदा हो जाएगा। तो बिल यहां तक कट जाना चाहिए कब? जब ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। किस केस में? वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। और अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं भी है तो बिफोर डिलीवरी, ऑन और बिफोर डिलीवरी। आप दुकान में गए मोबाइल फोन खरीदने, आपने मोबाइल फोन खरीदा, तो वो ये नहीं कह सकता कि सर बिल हम आपको 2 महीने बाद दे देंगे, उस समय बिल चाहिए। लॉ की रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट। गुड्स की पढ़ रहे हैं, सर्विसेज की भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट। तो कुल मिला के सर अगर इन दोनों को हम अलग अलग ना भी याद करें तो हमारा काम चल जाएगा। एक बार में अगर समझ लें तो ऑन और बिफोर रिमूवल या ऑन और बिफोर डिलीवरी, मतलब जैसे ही आपकी प्रीमाइसेस से बाहर हो रहे हैं आपका बिल होना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में डिलीवरी नहीं कि जब डिलीवर्ड हो जाएगा तब तक बिल नहीं, जैसे निकले। और जहां मूवमेंट नहीं करा वैसे ही जैसे ही अगेन निकले, ऑन और बिफोर डिलीवरी मतलब निकले। तो जैसे ही आपकी प्रीमाइसेस से निकले, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो डिपो हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो गोडाउन हो, जैसे ही आपके यहां से निकले बिल होना चाहिए। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? इसी में ही एक केस आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का, सर ये क्या मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स? मैं बताता हूं आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब। जैसे मान लीजिए मैं ये पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए मैं इंक परचेज करता हूं। अब मैंने ना जिससे इंक परचेज करता हूं ना उससे बात कर रखी है कि हमको इंक कितने में दिया करोगे। तो उसने कहा लेट्स से सर हम आपको
₹2 पर लीटर इंक दिया करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कहा तो इंक भेजते जाना, जैसे जैसे हमें जरूरत होगी हम तुमसे मंगाते जाएंगे और महीने के आखिरी में बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे कितने रुपए तुम्हारे बने। हमारा तो काम ही है, हमें तुम्हें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए गुड्स की, महीने के आखिरी में बैठेंगे सेटलमेंट कर लेंगे। या और थोड़ा सा इसको और आधुनिक कर दें तो लेट से हमने अपने यहाँ से लेके उसके यहाँ तक एक इंक की पाइपलाइन डलवा दी, उसमें इंक लगातार चलती रहती है और एक मीटर लगा हुआ है जिससे रिकॉर्ड होता रहता है कितने लीटर इंक हमने यूज करी। आखिरी में, महीने के आखिरी में, या 10 दिन में, या एक हफ्ते में, या 15 दिन में, या 6 महीने में, जो भी हमारे उसके बीच की बात है, हम लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। दिस इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विस का भी एग्जांपल दे देता हूं, अभी गुड्स पढ़ा रहा हूं लेकिन अगला एग्जांपल सर्विस का दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये वर्ड जो निकला था तो वो सर्विस से ही निकला था, जो घूम के गुड्स पे भी आ गया। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने लैंडलाइन फोन लगवाया या पोस्टपेड कनेक्शन लिया, कुछ भी बात कर लेते, मोबाइल भी ले सकते। लैंडलाइन फोन देखा तो वही सभी ने, उसको उठाया तो डायल टोन आता है ना, कभी उठाया, यूज किया कभी आप? नहीं, ठीक है, यूज किया हो ना किया हो, मोबाइल फोन देखा है आपने। अच्छा, उसमें हर महीने बिलिंग आती है, बिल आते हैं। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे बिल रेज होता है तो पहले वो आपका कनेक्शन काट देते हैं, फिर जब बिल पे करते हैं तो दोबारा चालू हो जाता है, कि कंटिन्यूस चलता रहता है? कंटिन्यूस चलता रहता है, आप बिल पे करते रह रहे हैं, कंटिन्यूस चलता है। तो डिफॉल्ट करोगे तो कटेगा। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने लैंडलाइन फोन लगवाया, महीने महीने बिल आ जाता है, हम पे करते रहते हैं, फोन चलता रह रहा है। क्या ऐसे में जीएसटी तब पे होगा जब वो पूरी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी? मतलब आज से 10 20 50 साल बाद जब हम फोन कटवाएंगे, कि अब नहीं चाहिए, तब जाकर के वो सर्विस कंप्लीट हुई, क्या उस समय सरकार को जीएसटी चाहिए होगा? सेम चीज गुड्स की बात करें, वो इंक आ रही है पाइपलाइन से, हमने कहा अभी तो सप्लाई चली रही है ना, अभी कहां खत्म हो गई सप्लाई, अभी हमने कौन सा पेन बनाना छोड़ दिया है? तो जब पेन बनेगा, व्यापार बंद करेंगे, जब बिल्कुल वो खत्म हो जाएगा, अब इससे इंक नहीं खरीदनी, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, अब इससे नहीं खरीदेंगे, तब जीएसटी चाहिए सरकार को? नहीं। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब समझा है? इसलिए सरकार ने कहा कि कंटिन्यूस सप्लाई में होता क्या, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊं। कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है, जो पार्टीज होती है ना, जो सप्लायर होता है, वो आमतौर पे क्या करता है, एक लेजर की कॉपीज भेजता रहता है, एक टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में स्टेटमेंट्स भेजता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने हर हफ्ते हफ्ते आपको स्टेटमेंट मेल कर देता है कि सर इस हफ्ते आपने इतना यूज किया, उसके पास भी डेटा है, हर हफ्ते का आपको मेल करता रहता है, सर इस हफ्ते या महीने का या 15 दिन का। या दूसरा क्या चलता है कि आपने उसकी बात कर ली, आपने और उससे आपने क्या किया, आपने कहा सर हम तुमको हर महीने या हर 15 दिन में 1-1 लाख रुपए देते जाएंगे, तुम इंक भेजते रहना, बाद में बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे कितना कम या ज्यादा था। तो यानी ऐसे में या तो सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमने लेजर की कॉपीज आपसे बोली, या सक्सेसिव पेमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या सक्सेसिव पेमेंट। लॉ मेकर कहता है जैसे ही आपने सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया कि सर यहां तक का आपने इतना यूज किया, लेजर की कॉपी दे दी, अकाउंट दे दिया, हिसाब दे दिया, जिसको बोलते हैं, वहां तक का बिल कट जाना चाहिए, या सक्सेसिव पेमेंट मिला तो उतना तक का बिल कट जाना चाहिए। यानी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में बिल कब तक कट जाना चाहिए, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, हिसाब खाता, लेजर की कॉपी और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, या दोनों ही इन्वॉल्व। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड और ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। यानी कंटिन्यूस सप्लाई में आपके बीच में भी तो आपस में कुछ ले आदान प्रदान होता ही होगा, सप्लायर के बीच में और आपके बीच में। ऐसा तो है नहीं कि आप सप्लायर से कह रखा होगा कि बाद में 10 साल बाद समझेंगे क्या बनता है। आप बीच में टाइमली सेटलमेंट करते रहते होगे, जैसे जैसे आप सेटलमेंट करते रहते हो वैसे वैसे वहां तक का बिल कट जाना चाहिए, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजते रहते हो वैसे वैसे वहां तक का बिल कट जाना चाहिए, जैसे जैसे आप पेमेंट भेजते रहते हो वैसे वैसे वहां तक का बिल कट जाना चाहिए। और दोनों हो रहा है तो दोनों में जो अर्लियर है वहां तक का बिल कट जाना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स, जिसमें पहला पढ़ा है वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स आर इन्वॉल्व ऑन और बिफोर रिमूवल, दूसरा पढ़ा है वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व ऑन और बिफोर डिलीवरी, तीसरा पढ़ा कंटिन्यूस सप्लाई, चौथा भी आपको पढ़ा ही देता हूं। कई बार गुड्स जो बेचे जाते हैं, आपने सुना भी होगा, वो बेचे जाते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे। मान लीजिए सपोज करिए आपको कैलकुलेटर खरीदना है, आपको कैलकुलेटर खरीदना है,
आप शॉप में गए, आपने कहा हमको ऑरपेट का कैलकुलेटर दे दो। उसने कहा ऑरपेट का तो नहीं है, चोरपेट का है। आपने कहा ये क्या है? उसने कहा बहुत बढ़िया है। आपने कहा नहीं नहीं, हमें पास होना है। उसने कहा ले जाओ, ना समझ में आए तो कैलकुलेटर हो या कोई भी, ऐसा कई बार होता है ना आपके साथ। तो अभी तो उसने जब आपको माल बेचा है तो एक तरीके से सेल हुई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसने दिया है सेल और रिटर्न बेसिस पे। मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भर दोगे तो सेल हो गई, और ना भरते हो तो वापसी कर दोगे तो सेल ही नहीं होगी। बिल कब तक कट जाना चाहिए? ऐसे में बिल तब तक कट जाना चाहिए जब आपने हाँ बोल दी। जब आपने हाँ कि यार कैलकुलेटर तो बहुत बढ़िया था, मान लो 2 दिन में आपने हाँ बोल दी तो 2 दिन। या मान लो उसने आपको समय दिया था कि 10 दिन के अंदर बता देना, 10 दिन में आपने हाँ बोल दी, तो जब भी आपने हाँ बोली वहां तक बिल कट जाना। लेकिन 10 दिन के अंदर आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो डीम्ड वो भी हाँ मान लेगा ना आपकी 10 वापस करना 10 दिन में कर देते, तो फिर 10 दिन में बिल कट जाए। लेकिन लॉ मेकर कह रहा है ऐसे में जो समय दिया जाता है, देखो आमतौर पे ट्रेड में भी क्या चलता है, आमतौर पे अगर इससे माल बेचा जाता है, सामने वाले को टाइम दिया जाता है, तो टाइम कितना दिया जाता होगा? जैसे कई बार आप सामान खरीद के लाते हो, सामने वाला बोलता है ना नहीं समझा तो वापस कर देना, तो क्या आप 20 साल बाद जाओगे? तुमको याद है तुमने 20 साल, रीजनेबल टाइम देता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। लॉ मेकर कह रहा है 6 महीना ले लो, 6 महीने ज्यादा नहीं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक माल बिका और जिसने बेचा वो कह रहा है हम तुमको 8 महीने का समय दे रहे हैं, 8 महीने में हाँ बोल देना या ना। अब तुम्हारी विद इन 6 मंथ्स अगर हाँ आ गई तो वो जो हाँ आ गई वही टाइम, विद इन 6 मंथ्स अगर ना आ गई तो वही टाइम। लेकिन 6 महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ, तुम कह रहे हो हमारे तो आपस में टाइम है भी 8 महीने का। लॉ मेकर जैसे ही 6 महीने बीतते हैं मान लेंगे कि सप्लाई हो गया, बिल काटिए। 6 महीना अच्छा खासा समय दे रहा है कि गलत दे रहा है? रीजनेबल टाइम है। आमतौर पर ट्रेड में इतना भी लोग कहाँ देते हैं। तो सेल और रिटर्न के बेसिस में जब आपकी कंफर्मेशन आ गई या 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, वो ड्यू डेट है इनवॉइस की। पढ़िएगा, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, या तो अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए या वापसी हो जाएगा। ऐसे में विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, जब रिमूवल है उसके 6 महीने, या फिर डेट व्हेन रेसिपिएंट इंडिकेट दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सप्लाई ऑफ गुड्स, जब रेसिपिएंट ने कहा कि हाँ हमने सप्लाई एक्सेप्ट, दोनों में जो भी, मतलब 2 दिन में वो हाँ बोलता है तो 2 दिन, 8 महीने में हाँ बोलता है 6 महीने, 3 दिन में वापिस कर देता है, बिल काय काटोगे? खत्म हो गया, मामला खत्म हो चुका है, फिर तो सप्लाई ही नहीं हुई। क्लियर हो गया? पक्का? तो आपने 4 केसेस पढ़े ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस के, चारों समझ में आ गए हैं? अब मैं वापस आपको 12 में ले चलूं, तो सेक्शन 12 ने आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताई गुड्स की। उसमें उसने केवल 2 ही बातें अभी बोली हैं, जब बिल काटा या जब बिल काटना चाहिए था। मान लो बिल काटना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा जहां मूवमेंट इन्वॉल्व है ऑन और बिफोर रिमूवल। अब आप रिमूवल, आपको बताया आप करोगे 5 अप्रैल को, आप रिमूवल करोगे 5 अप्रैल को, लेकिन आपने बिल काट दिया 31 मार्च को। बिल हमने काट दिया पहले ही, हमने कहा 5 अप्रैल को ये माल निकलना है, बिल काट के अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? कर सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई 31 मार्च, ना कि 5 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। और अगर बिल लेट काटा, काटना था 5 अप्रैल को, काटा है 20 जून को, तो बिल लेट काटने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सब तो एप्लीकेबल है ही, वो तो अलग बात है। टाइम ऑफ सप्लाई भी 20 जून नहीं होगी, 5 अप्रैल होगी। लॉ मेकर कहता है सर ये 2 डेटे हम तभी देखेंगे जब आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट ना कर रखा हो। ब्रैकेट में क्या लिखा था? ये उनके लिए है, फॉर दोज हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई 3 में से जो अर्लियर होगी वो होगी। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की, ऐसे समझ रहे हैं? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे चार्ट बना देते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, जिसमें सर गुड्स की पढ़ा रहा हूं, सेक्शन 12 पढ़ा रहा हूं, जिसमें अगेन बहुत सारी बातें पढ़नी है। फॉरवर्ड चार्ज पढ़ना है, रिवर्स चार्ज पढ़ना है, वाउचर्स, ऑल अदर इंस्टेंसेस। फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा रहा हूं। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं अदर, दिख रहा है ना आप लोग?
अदर देन कंपोजिशन स्कीम, और एक पढ़ा रहा हूं कंपोजिशन स्कीम। अदर देन कंपोजिशन स्कीम यानी रेगुलर स्कीम में अगर आप है, रेगुलर स्कीम बोल देते हैं, समझोगे रेगुलर स्कीम मतलब जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं। रेगुलर स्कीम में अगर आप हैं तो दो चीजों में जो अर्लियर है, अभी आपने पढ़ लिया क्या, डेट ऑफ इनवॉइस, DOI लिख दिया मैंने, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज ई, ई मीन्स अर्लियर। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हैं, सेम गुड्स के लिए फॉरवर्ड चार्ज, बट आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करें बेटे, तीन डेट में जो अर्लियर है, ये दो तो रहेंगी, डेट ऑफ इनवॉइस तो रहेगी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस भी रहेगी, और एक रहेगी डेट ऑफ पेमेंट। इन तीनों में जो सप्लायर निकाल रहा होगा बैठ के कि रेसिपिएंट निकाल रहा होगा, सप्लायर को पेमेंट मिलेगा कि पेमेंट देगा, मिलेगा। तो यहां डेट ऑफ पेमेंट को हम क्या माने, उसको मिलना माने कि देना माने, रिसीव मानेंगे। डेट ऑफ पेमेंट लिखिए, बट इसका मतलब समझेंगे, पेमेंट मतलब हमें जब पेमेंट मिला, ठीक है। और जो हमें पेमेंट मिलता है उसकी भी बात सुन लो ध्यान से। मान लो हमें पेमेंट मिला आज, मेरे खाते में पैसा आ गया, ऑनलाइन उसने ट्रांसफर कर दिया, आज था 30 अप्रैल 2024 को हमें पेमेंट मिला। पेमेंट मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं अपनी बुक्स में, जैसे माल बेचा किसी को उधार में, छोटे में जनरल एंट्री थी, वैसे यहां नहीं पूछेगा कोई, लेकिन तब भी एक बार अगर आप कॉमर्स साइड से रहे हो, बिल्कुल सही, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, उधार में माल बेचा, और जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो आपके पास पैसा आ गया लेट से 30 अप्रैल को, आपने एंट्री पास करी अपनी बुक्स में 1 मई 2024 को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, पैसा आया इस डेट को, बट बुक्स में एंट्री इस डेट को पास करी। पॉसिबल है, पॉसिबल। लॉ मेकर कह रहा है डेट ऑफ पेमेंट हम उस डेट को मानते हैं जब तुम्हारे बैंक के खाते में पैसा आया, या जब तुमने एंट्री पास करी, दोनों में जो अर्लियर होती है वो पेमेंट की डेट होती है। जब तुमने अपनी बुक्स में एंट्री करी या बैंक स्टेटमेंट में जब पैसा दिखाई दे रहा है, दोनों में जो अर्लियर है वो डेट ऑफ पेमेंट है। दूसरा केस सुनिए, आपको उस बंदे ने चेक पकड़ा दी 30 अप्रैल को, आपने एंट्री भी 30 अप्रैल को कर ली, चेक बैंक में लगाई, बैंक में चेक तुरंत नहीं क्लियर हुई, मान लो बैंक में चेक क्लियर हुई 3 मई को, तो डेट ऑफ पेमेंट 30 अप्रैल जब आपने एंट्री करी। एंट्री की डेट यानी बुक्स में जब रिकॉर्ड किया, या बैंक स्टेटमेंट की डेट, दोनों में जो अर्लियर है वो डेट ऑफ पेमेंट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई है डेट ऑफ इनवॉइस जब बिल काटा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जब बिल काटना चाहिए था, या डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पढ़ के देखते हैं। द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज, और किसकी बात कर रहे हैं, जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑफ कर रखा है, अर्लियर होने वाला है डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर का मतलब सर क्या होता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर का मतलब होता है जब उसने अपने बुक्स में एंट्री करी, वो यहाँ लिखा है, या फिर जब उसके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ, दोनों में जो अर्लियर होता है, ये होती है डेट ऑफ पेमेंट। जो लॉ है ना, जो एक्ट है, वो जब आया था उसमें लिखी ही तीन चीजें गई थी। डेट ऑफ इनवॉइस लिखा गया था गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिखा गया, और डेट ऑफ पेमेंट लिखा गया। बाद में इन्होंने एक नोटिफिकेशन लाए थे, बाद में ये एक नोटिफिकेशन लाए थे जिसमें इन्होंने कहा कि वो गुड्स का सप्लायर जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है, वो आज से अपने लिए पेमेंट डेट देखना बंद कर दे, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए उसके हम पेमेंट डेट नहीं देखेंगे, रिलेवेंट कर दे। यानी निचोड़ ये निकला, तभी मैंने दो आपके लिए सिंपल करने के लिए उसको सेग्रीगेट किया। निचोड़ ये निकला कि जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं है उसके लिए डेट ऑफ पेमेंट इरेलीवेंट है, तो डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, और जो कंपोजिशन स्कीम में है डेट ऑफ पेमेंट भी इरेलीवेंट है, यानी डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। बोलो इतनी बात आपके समझ में आ गई है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर क्या सेक्शन 12 खत्म हो चुका है? नहीं बेटा, अभी सेक्शन 12 में सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज पड़ा है, तो अभी क्या पढ़ना है, रिवर्स चार्ज। बताओ रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कौन निकाल रहा होता है बैठ के? और अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन है, कर लें होमवर्क में दे दें, कर लें, कर लेते हैं, होमवर्क कर नहीं पाओगे तुम लोग, कर लो, इधर आएगा नहीं घर पे। एबीसी लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू XYZ लिमिटेड, बहुत ध्यान से बताना।
अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने गुड्स सप्लाई कर रही है XYZ को और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम आपकी फैक्ट्री में डिलीवर करा देंगे। बिल कब तक कटना चाहिए? कौन सा केस है? बिल का भी आपने पढ़ा, involves movement of goods, does not involve movement of goods, continuous supply of goods, approval और sale और return basis। कौन सा केस है ये? involves movement of goods। और involves movement of goods में क्या पढ़ा? on before removal पढ़ा कि डिलीवरी पढ़ा? रिमूवल पढ़ा। ठीक है, अब आगे। The goods were removed from the factory of ABC Limited on 9 September 2024. Goods were delivered to the factory of XYZ Limited on 15 September 2024. इनकी फैक्ट्री से निकले थे 9 सितंबर को और उसके हम पहुंचे हैं 15 को। पहले तो आगे नहीं पढ़ रहे, बिल कब तक कट जाना चाहिए था? 9 सितंबर तक। आगे, द इनवॉइस इशू करी तुमने 18 सितंबर को, कटना चाहिए था 9 को, लेकिन तुमने काटा है 18 को। पेमेंट क्रेडिट हुआ है उसके खाते में 20 अक्टूबर, लेकिन उसने अपने एंट्री करी है 19 सितंबर को, जब चेक मिली थी। चेक मिली थी 19 सितंबर, लेकिन बैंक में क्लियर हुई, बाद में लगाई होगी चेक 20 अक्टूबर। हमको टाइम ऑफ सप्लाई बतानी है। अब मैं पहले कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं उसी को। सर इस केस में मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये बच्चे स्किप करके जाते हैं। इस केस में सर ये तो बता नहीं रहा कि फॉरवर्ड चार्ज है कि रिवर्स चार्ज है, कुछ नहीं बता रहा पूरे क्वेश्चन। जब कुछ नहीं बताएगा तो आप क्या एज्यूम करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज। हम अपने मन से रिवर्स चार्ज नहीं मानेंगे। दूसरा, सर इस केस में ये तो बता ही नहीं रहा कि एबीसी लिमिटेड कंपोजिशन स्कीम में है कि रेगुलर स्कीम में है। जब कुछ नहीं बताएगा तो हम रेगुलर मानेंगे, दोनों नहीं करके दिखाएंगे। रेगुलर करेंगे हम, कंपोजिशन अपने मन से तब तक नहीं मानते जब तक बताए नहीं। यानी इन शॉर्ट, रिवर्स चार्ज एंड कंपोजिशन जब तक चीख चीख के ना बोलेगा हम नहीं मानने वाले। या फिर हमें इतना ज्ञान हो कि वो गुड्स का नाम ले रहा होता और हमें ज्ञान हो कि इस गुड्स में तो आरसीएम लगता है, उतना ज्ञान है नहीं आपको, तो उस ज्ञान को हटा देते हैं, तो इतना वो आपका टैक्स भी नहीं लेने वाला। तो अपन क्या करेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मान रहे हैं, रिवर्स चार्ज नहीं मान रहे हैं, और कंपोजिशन स्कीम नहीं मान रहे, रेगुलर स्कीम। अब रेगुलर स्कीम, फॉरवर्ड चार्ज, दो चीजें देखते हैं कि तीन चीजें? दो। कौन कौन सी? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस बताइए। डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट नहीं बोल रहा हूं। जब बिल कटा 18 सितंबर 24 को बिल कटा, ये लिखा है। बिल कटना कब चाहिए था? ड्यू डेट बोलो 9 सितंबर, अर्लियर बोलो 9 सितंबर है टाइम ऑफ सप्लाई। आंसर पढ़िए। इन द अबव केसेस डेट कैसे निकलेंगी? डेट ऑफ इनवॉइस 18, ड्यू डेट 9, हेंस टाइम ऑफ सप्लाई अर्लीस्ट होगा, यानी 9 सितंबर। दैट मींस इसको जो टैक्स जमा कराना होगा ना, 20 अक्टूबर या उससे पहले तक कराना होगा। जिस महीने की टाइम ऑफ सप्लाई निकली उसके अगले महीने की 20 तारीख। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर आएगा, तो 20 अक्टूबर या उससे पहले तक। आपने अभी एक केस पढ़ा कंटिन्यूअस सप्लाई का, उस पर क्वेश्चन है। A supplier delivers consignment of bricks on a continuous supply basis to various contractor। continuous supply basis में bricks supply करता है अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को। with respect to one of the supply following details are available। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिटेल्स आपको दी हैं, और ये आखिरी कॉलम छुपा लेते हैं क्योंकि आखिरी तो आंसर है। कॉलम्स क्या क्या है? एक है इनवॉइस डेट, यानी बिल कब काटा, और एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब इश्यू करी, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पेमेंट कब मिला। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा बिल इसमें भी करना क्या है। सर इसमें कुछ नहीं बता रहा, तो हम फॉरवर्ड चार्ज माने कि रिवर्स चार्ज माने? फॉरवर्ड चार्ज। और कंपोजिशन स्कीम की नॉर्मल, रेगुलर स्कीम। और रेगुलर स्कीम में तो फॉरवर्ड चार्ज में सेक्शन 12 में तो यही लिखा है कि बिल जब तुमने काटा या बिल जब काटना चाहिए। और बिल जब काटना चाहिए, जब हमने सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 चेक किया तो उसमें कंटिन्यूअस सप्लाई में लिखा था बिल कब काटना चाहिए? जहां सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व है उस डेट तक, जहां सक्सेसिव पेमेंट इन्वॉल्व है उस डेट तक। दोनों इन्वॉल्व है तो दोनों में जो पहले आए। तो बिल कब काटा वो तो देगा ही एग्जाम में, वो तो दे ही रहा है ये कॉलम में। बिल कब काटना चाहिए पहले हम उसकी बात कर लें। बिल कब काटना चाहिए तो एक एक करके। आपने पहले केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करे हैं 5 नवंबर को, पेमेंट मिला है 1 नवंबर। इन दोनों जो येलो से हाइलाइटेड है इस समय पे, इन दोनों डेट पे हमको बताओ अर्लियर क्या है। तो बिल काटना चाहिए था 1 नवंबर तक। तो मैंने ये ना थोड़ा आंसर टाइप का भी लिखा है, ये ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ये ड्यू डेट मैंने कैसे लिखी इनवॉइस की? इन इसके आगे क्यों नहीं लिखी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? दोनों में जो अर्लियर है तो मैंने उसके आगे लिखी। तो बिल, अब मेरे पास अब अगेन दो डेट बचती हैं। बिल काटना चाहिए था
जो ये ड्यू डेट आई इनवॉइस की पेमेंट वाली 1 नवंबर को, और बिल काटा कब वो तुम लोग बता दो। 1 नवंबर को ही काटा, अर्लियर बोलो। 1 नवंबर, 1 नवंबर में पहले क्या आता है? तो 1 नवंबर आंसर है। इतने का दिखाएं कि ना दिखाएं, तुम लोग सब देख लोगे। ये 1 नवंबर आंसर है, ठीक है। दूसरे में चलते हैं। बिल काटा 11 दिसंबर। सर काटना कब चाहिए? आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करे 5 दिसंबर को, पेमेंट मिला है 11 दिसंबर को, दोनों में अर्लियर बोलो। तो 5 को आपको बिल काटना चाहिए था, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस 5 है। अब 5 दिसंबर काटना चाहिए था, काटा कब है? 11 दिसंबर को। 5 दिसंबर आंसर है, दिखा देते हैं आपको आंसर। तीसरा, 1 जनवरी को बिल काटा है, काटना कब चाहिए था? आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करें 5 जनवरी, पेमेंट मिला 1 जनवरी। 5 और 1 में पहले क्या आता है? 1। 1 जनवरी को काटना चाहिए, काटा भी 1 जनवरी को। 1 जनवरी। समझ पा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है? आरसीएम के केस में जो आप लोग बहुत देर से चाह रहे थे, अगले टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। आप भी बोल सकते हैं थैंक यू। चलो बढ़िया, थैंक यू।